बिल्कुल। ध्वनि अपनी इस सफलता के बारे में पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? और दूसरा सवाल ये है कि इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और कौन-सी रैंक आपने हासिल की है? हाँ जी। मेरी रैंक AIR 215 आई है इस बार यूपीएससी 2024 में। और डेफिनेटली ये एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और यही बोलना चाहूँगी मैं कि ये शायद मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। तो एक तो किस तरीके से आपने तैयारी की उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि जो लोग इस वक़्त आपको सुन रहे हैं और वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहें, तो किस तरीके से पूरा अपना जो पढ़ने का तरीका है वो रखें? हाँ जी, तो यूपीएससी की तैयारी जो है वो मैंने कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर दी थी। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये परीक्षा दूँगी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और उस हिसाब से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अपने कॉलेज के क्लासेस के सिवाय जो मेरे पास समय होता था वो मैं सब इस प्रिपरेशन में लगाती थी। और मतलब पोर्शंस मैंने डिवाइड किए हुए थे हर सब्जेक्ट वाइज़ कि आज मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है, इतना पोर्शन कवर करना है। और कहाँ से करना है वो सब मैंने यूट्यूब से ही, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देख के एक अनुमान लगा लिया था कि ये बुक्स मुझे कवर करनी होगी ये टॉपिक्स के लिए, तो उस हिसाब से मैंने किया था। कहा जाता है कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप करते हैं तो बेहतर तरीके से हो पाता है बजाय घर बैठने के। आप क्या मानते हैं? मेरा इसमें मानना थोड़ा-सा अलग है। मुझे ये लगता है कि यूपीएससी की तैयारी डिसिप्लिन से होती है, तो अगर वो डिसिप्लिन आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दिला सकता है, तो आप वहाँ जाके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आप खुद से वो डिसिप्लिन ला सकते हैं, एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर सकते हैं हर रोज़, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एज़ सच आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या आपका ये जो ड्रीम था शुरू से ही ऐसा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और आपके पेरेंट्स का क्या ड्रीम था? वो क्या बनाना चाहते थे आपको? हाँ जी। मेरा स्कूल टाइम से ये था कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है। जो सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम में टेस्ट किए जाते हैं उनमें मेरी शुरू से ही स्कूल के समय से ही काफ़ी रुचि थी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद थे और इसी टाइप के सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम में भी टेस्ट किए जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने स्कूल टाइम से ये डिसाइड किया हुआ था। और पेरेंट्स की बहुत मोटिवेशन रही है, स्पेशली मेरे फादर की। वो काफ़ी चाहते थे कि मैं इस एग्ज़ाम को दूँ और इस परीक्षा में सफल हूँ, तो उन लोग की बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। खासकर अब जो सवाल है वो बेटियों के लिए है, खासकर मेरा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर पेरेंट्स जिनके घर बेटियां हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो किस तरीके से सपोर्ट करें माता पिता अपनी बेटियों के लिए खासकर? हाँ जी। मेरा मानना ये है कि हम आज के ज़माने में बेटा और बेटी बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर बेटियों को भी अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाए, सही गाइडेंस दी जाए, इक्वल लेवल की जो है वो एजुकेशन के में अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाए, तो वो भी बहुत अच्छा कर सकती है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी वैसे ही किया, मुझे हर टाइप की अपॉर्च्युनिटी दी, जहाँ पे भी मैं पढ़ना चाहती थी, जो मैं पढ़ना चाहती थी, वो मुझे पढ़ने दिया, परस्यू करने दिया, तो फिर इसीलिए मैं ये एग्ज़ाम में सफल भी हो पाई। तो हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। पेरेंट्स को बेटियों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ना केवल यूपीएससी में, जो भी वो करना चाहे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, हर जगह आजकल लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही है। हमारे खुद के स्टेट हरियाणा से कितनी अच्छी-अच्छी मिसालें हैं हमारे पास। तो वैसे ही मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए अपनी डॉटर्स को। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया गया। हाँ जी। क्या कहेंगे उनके इस अभियान के बारे में जो चलाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? क्या आपका क्या मानना है? हाँ जी। मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम कर रही है। जैसे कि आपने बोला ही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हरियाणा के पानीपत से ही शुरू हुआ था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक जन आंदोलन है जिसके थ्रू एक अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि बेटियों को भी हमको जो है वो पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो इस मतलब एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं भी फर्दर जाके इस एरिया में बहुत काम करना चाहूँगी। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, हाँ। स्टडी में कितना समय लगा? कुछ और पूछना है? सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे हाँ, एक तो स्टडी में किस तरीके से आपने समय दिया और दूसरा जिस तरीके से बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आपने किस तरीके से दूरी बना के रखी उन चीज़ों से? हाँ जी। तो स्टडी में मेरा ये था कि
मेरे को ये बहुत क्लियर था कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो और अगले दिन बिल्कुल ना पढ़ो। तो एक कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर रोज़ आप 6 से 7 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन वो आप लगातार पढ़िए 1 साल, 2 साल, जब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस परीक्षा में, क्योंकि ये परीक्षा कंसिस्टेंसी के बारे में है, परसिवियरेंस के बारे में है कि कितनी बार आप वो चीज़ हर रोज़ कर सकते हो, वो एक टाइम टेबल, एक वो शेड्यूल, डेली शेड्यूल फॉलो कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ। तो स्टडी आवर्स का मेरा ऐसे था। और सोशल मीडिया की जहाँ तक की बात है, तो सोशल मीडिया में मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया हमारी रियलिटी है आज के ज़माने की, हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम उसका एक रेगुलेटेड यूज़ होना चाहिए। उसको अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो वो हमको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसे हम देख ही रहे हैं आजकल हमारे जो बच्चे हैं कितना टाइम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में वेस्ट कर रहे हैं। तो वो ना करके एक इन मीडियम का जो है एक बहुत पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे खुद मैंने अपनी तैयारी में बहुत सारे टॉपिक्स जो मेरे को बुक से पढ़ने में बोरिंग लगता था, उनके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस को रेफर किया। तो उस तरीके से सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। बट हाँ जी, वो स्टूडेंट्स को समझना होगा कि कैसे उसको यूज़ किया जाए ताकि वो एक एनेबलर बने उनके सक्सेस में, रादर देन एक ऑब्स्टिकल।